हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, लेकिन मैं जिस तरह आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो आपको लगेगा कि मैं इसको क्यों नहीं पढ़ता था। ये हिस्ट्री जनरल कंपटीशन और बीपीएससी, यूपीएससी, 12 ये सारे एग्जाम में आते हैं। आप लोग तो हिस्ट्री को ईस्वी और ईसा पूर्व और उसमें जो नंबर होता है 1947, 1957, 1947, 1857, ये सब को सुन के आप तो घबरा जाते हैं कि मैं इतना ही सारा ईस्वी है कि मैं कैसे याद करूंगा। ये गलत है, इसमें उतना ईस्वी नहीं है। आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो लगेगा आपको कि हिस्ट्री हम क्यों नहीं पढ़े, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम क्यों नहीं लिए 12th में। आप लोग देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। मैं आप लोग से पूछूंगा इतिहास किसे कहते हैं। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, मैं हिंदी ही पढ़ाता हूँ। अगर चाहिए तो थोड़ा सा आप लोग अपने कैलकुलेट कर लीजिएगा ट्रांसलेशन से। इतिहास मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इंग्लिश में। इतिहास पूछ रहे हैं आप लोग से, इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं, इतिहास किसे कहते हैं आप लोग बोलिएगा कि इतनी बीती बात को इतिहास कहते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये गलत है। आप लोग बच्चे वो लोग में पढ़े होंगे कि इतिहास इसे कहते हैं, लेकिन इतिहास सामाजिक जीवन, आर, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनैतिक जीवन की निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। क्या? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनैतिक जीवन की निरंतरता की पहलू को इतिहास कहते हैं। अब पूछेंगे सामाजिक जीवन मतलब क्या होता है, आर्थिक जीवन मतलब क्या होता है, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन मतलब क्या होता है। हम तो कभी पढ़े नहीं। सामाजिक जीवन, सामाजिक मतलब क्या होता है, समाज में जो जीने वाला जीवन, उसे सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन, धर्म से आधारित। राजनीतिक जीवन, जो कि पॉलिटिकल से जो घटनाएं घटती है उसे राजनीतिक जीवन। और आर्थिक जीवन आप लोग तो जानते ही होंगे। ये पूरा डिफिनेशन लिखा देते हैं। इतिहास नीचे लिखिए, इतिहास किसे कहते हैं? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनैतिक जीवन की निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका इतिहास। अब इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री, एक वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री मतलब भारत की इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व का इतिहास। उसमें विश्व इतिहास में पढ़ेंगे नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये सारे पढ़ेंगे ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ते हैं। इतिहास पाठ्यक्रम,
आप लोग को दिख ही रहा होगा। इतिहास पाठ्यक्रम, इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। ये हो गया का, इसको का में डाल दो और इसको खा में। आगे पढ़ेंगे। भारत का इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ये हो गया। आइए हम इस सबको इंग्लिश में कर देते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, विश्व का इतिहास, और भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, इसको एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत को एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। मध्यकालीन भारत, इसको मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। आधुनिक भारत, इसको मॉडर्न हिस्ट्री। ज्यादातर हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री अधिकतर एग्जाम में आते हैं, जनरल कंपटीशन से ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का कार्यकाल अंग्रेजों से लेकर चल रहा है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं लेकिन कम आते हैं। और ये हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, ये इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। आप लोग को तो समझ में आ गया होगा इतना। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम ये बताते हैं। पहला आपको पढ़ना है मूलभूत इतिहास, दूसरा पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा पढ़ना है ऋग वैदिक काल, चौथा पढ़ना है आप लोग को उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, महाजनपद
मतलब 16 महाजनपद में भाग में बटा था, ये हम आपको बताएंगे। ये सब हड़प्पा सभ्यता, ये सब मूलभूत इतिहास, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे। ये प्राचीन भारत का पार्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल, उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न। इसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा अगला वीडियो आने के लिए। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य काल। आप लोग तो मौर्य काल को जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। आप लोग तो टीवी में भी देखते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आता होगा। आप उससे भी अच्छा इसमें में देखिएगा कि इतना अच्छा पढ़ाए हैं। फिर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत? गुप्तोत्तर काल, ये सारे चीज आप लिख लीजिए। हम पढ़ाएंगे अभी मूलभूत इतिहास। आप लोग तो लिख लिए होंगे, चलिए हम मिटा देते हैं। सबको दिख रहा है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। आइए हम लोग पढ़ते हैं मूलभूत इतिहास। पहला लिखिएगा, पहला लिखिए या स्टार दीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए, पत्थर, पाषाण काल, पत्थर पाषाण काल में क्यों यूज होता था? पाषाण काल के लोग पत्थर से भाला, कुल्हाड़ी बनाते थे, क्योंकि शिकार कर सके, जिससे कि उसका भोजन हो सके। उस समय कृषि नहीं होता था, धान गेहूं जौ ये सब नहीं होता था। उन लोग शिकार करके ही अपना पालन पोषण करते थे, और वो लोग घुमंतू जीवन जीते थे। पाषाण काल में पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर नवपाषाण काल में आएंगे तो बताएं कि वो अस्थाई घर रहे, अस्थाई घर में रुके थे। अभी तो घुमंतू जीवन जी रहे हैं और पशु लोग को मार रहे हैं पत्थर के भाला से, पत्थर के कुल्हाड़ी से। आइए पढ़ते हैं आगे। पत्थर पाषाण काल, उसके बाद खोज हुई तांबा। तो तांबा जब खोज हुई तो इसको बोला गया ताम्र पाषाण काल। इसका मतलब पाषाण काल में पत्थर की खोज हुई, ताम्र पाषाण में तांबा की। ये नहीं समझिएगा कि अगर हम लोग आपसे पूछे ताम्र पाषाण में सबसे ज्यादा किसकी बनी हुई वस्तुएं मिली, तो आप बोलिएगा तांबा, क्योंकि ताम्र पाषाण है। ये गलत है, पत्थर। पूछिए क्यों? क्योंकि ये तांबा तक ये सभ्यता पहुंची हुई है। जैसे कि आपके घर में सोना है, डायमंड है, तो आपके पास एक डायमंड है और आपके घर में पूरा सोना भरा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? हम आपसे पूछेंगे कि आपके पास क्या है घर में, कहाँ आप क्या घर में सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलिएगा? डायमंड। बोलिएगा सोना। क्यों? क्योंकि घर में सोना ज्यादा है। अब बोलिए एक डायमंड है, तो इसका मतलब आपका घर के लोग डायमंड के तक पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है, मिला मिला अभी तक। बर्तन पत्थर, पत्थर से भाला, मट्टी से बर्तन, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर कांसा का प्रमाण मिला, इसे कहा गया कांस्ययुगीन। ये हड़प्पा सभ्यता में मिला। हड़प्पा सभ्यता, इसके मूलभूत इतिहास के बाद हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। फिर लोहा, लौह युग। इतना लिख लिए क्या? ठीक है, लिख लीजिए। नोट्स बनाते हुए जाइएगा, ये नहीं कि आप बना रहे हैं। नोट्स बनाइएगा तो आगे काम देगा, फिर आप ही लोग पछताइएगा। चलिए मिटाते हैं, मूलभूत इतिहास खत्म। अभी आप आगे पढ़ेंगे मूलभूत इतिहास के बारे में। अभी ये आपका बेसिक चल रहा है।
घबराइएगा मत। चलिए, आपसे पूछा जाएगा किस काल में पहला नगरीकरण हुआ। पहले मैं समझा देता हूं। ये हम बताएं कि पाषाण काल नवपाषाण काल तक ये अस्थायी जीवन था, ग्रामीण सभ्यता जीते थे। उसके बाद वो नगरीय व्यवस्था में आए हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ऑप्शन देके। पहला ऑप्शन सुनते जाइएगा, दूसरा ऑप्शन ताम्रपाषाण काल, तीसरा ऑप्शन कांस्ययुगीन, चौथा ऑप्शन लौह युग। आप लोग कौन मारिएगा, बताइए। इसका सही आंसर कांस्ययुगीन सभ्यता होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को पहला नगरीय सभ्यता कहा गया। वहीं से सबसे ज्यादा कांस्य का प्रमाण मिला है। कांस्य का प्रमाण मतलब ये नहीं कि कांस्य तक पहुंचा हुआ है, प्रमाण मतलब ये होता है कि कांस्य तक ये सभ्यता पहुंच गई है। वहां अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा किस चीज की वस्तुएं प्राप्त हुई है, पहला नंबर दे देगा आपको पत्थर, दूसरा लोहा, तीसरा कांसा, चौथा तांबा। तो आप लोग क्या मारिएगा आंसर? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कांसा होगा, सोच रहे होंगे क्योंकि ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। वहां कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा गया कि वहां ज्यादा कांसा मिला होगा, कांसा के बर्तन ये सब ज्यादा मिले होंगे। लेकिन ये गलत है। आंसर सबसे अच्छा होगा पत्थर। क्यों? कि ये पाषाण काल से चला आ रहा है। पाषाण काल से ये पत्थर चला आ रहा है। पत्थर से भाला, बताए ना, पत्थर से भाला, पत्थर से कुल्हाड़ी, पत्थर से घर, घर नहीं, पत्थर से ये बर्तन, सबसे ज्यादा पत्थर का प्रमाण मिला है। ये तो कांसा तक पहुंचा है, ये सभ्यता कांसा तक पहुंची है। इसका मतलब ये नहीं कि कांसा का हर एक चीज कांसा के पास पहुंच गया है। इसका आंसर पत्थर होगा। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे। आप लोग ये सब सारे नोट्स बनाते चलिएगा। हम आप लोग को और देते हैं, बना के दिखाइएगा। दूसरा नंबर, पहले नंबर कैल्कोलिथिक काल की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हुई है। पहला ऑप्शन दे देगा आप लोग को तांबा, दूसरा हो जाएगा कांसा, तीसरा हो जाएगा लोहा, चौथा हो जाएगा चांदी। चलिए आप लोग मारिए, आप लोग कौन सा ऑप्शन मारेंगे? कैल्कोलिथिक काल की अधिकांश वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो आप लोग को पता है कैल्कोलिथिक क्या किसको कहते हैं?
कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। ताम्रपाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तांबा होगा। अगर चांदी के जगह पत्थर रहता तो आप लोग क्या मारते? तो इसके जगह तांबा नहीं बल्कि पत्थर होता। आप लोग को बता दिए हैं कि कैसे होता। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता देंगे। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास को, हड़प्पा सभ्यता या इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कहते हैं कि जिसमें लिखित साक्ष्य ना हो और उसे पढ़ा भी नहीं, जब लिखित साक्ष्य ना हो उसमें पढ़ा भी नहीं जा सकता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जो लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे महाजनपद, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, ये सब ऐतिहासिक काल के रूप में आते हैं। और बोलेगा कि प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल तो हो जाएगा पाषाण काल, जिसमें कि लिखित साक्ष्य भी नहीं है ना उसे पढ़ा भी नहीं। जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो पढ़ा कैसे जाएगा? ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक काल मतलब हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सब अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ये सब लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। चलिए आप लोग को लिखवाते हैं। चलिए लिखिए, प्रागैतिहासिक काल। इस इतिहास में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया पाषाण काल। दूसरा अर्ध ऐतिहासिक काल, इस इतिहास में लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। आज भर के लिए एक क्वेश्चन और एक और लिखा देते हैं ऐतिहासिक काल। आज भर के लिए इतना ही रहेगा, कल से फिर से हम लाइव आएंगे। ऐतिहासिक काल,
इस इतिहास में लिखित साक्ष्य है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे महाजनपद, मौर्य काल, उसके बाद मतलब महाजनपद, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब आगे आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में। आज भर के लिए आप लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से इसके बाद अगला सेशन चलेगा संवत मतलब होता है वर्ष। संवत हम लोग का जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है और पहले के कैलेंडर कौन कौन से चले, ईसवी, ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी मैं कल वीडियो में दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।